तो हम लोग जो है अब हाइड्राइड का कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसमें कुछ बच गया था, जैसे कि ऑल हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव एंगुलर स्ट्रक्चर, मतलब जितना भी है एंगुलर शेप होता है। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट का जो शेप होता है वो एंगुलर शेप होता है। उसका कारण क्या होता है? जो सेंट्रल एटम होता है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हम वाटर का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, वाटर का एग्जांपल लेंगे तो इसमें ऑक्सीजन क्या है? सेंट्रल एटम है। ये जो ऑक्सीजन है ये सेंट्रल एटम है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेट्राहेड्रल शेप बना के देखते हैं। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल ये होगा। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, कैसे होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन? इस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुके हैं। ये जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम है जो कि ग्रुप 16 एलिमेंट है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट का जो भी हाइड्राइड है उसका जो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, वो सबका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो इसका शेप होना चाहिए टेट्राहेड्रल, इसीलिए हमने टेट्राहेड्रल बनाया। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, इसमें दो जो है लोन पेयर होता है। दो तो लोन पेयर हो गया, ये दोनों नॉन बॉन्डिंग पेयर हो गया। ये जो है नॉन बॉन्डिंग पेयर हो गया। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल। तो अब नॉन बॉन्डिंग पेयर है। नॉन बॉन्डिंग पेयर क्या करता है? दो काम करेगा। एक तो शेप को डिस्टॉर्शन कर देता है। ठीक है, एंगुलर शेप हो जाता है क्योंकि इस दोनों, और दूसरा चीज़ क्या करता है, इस दोनों के बीच में जो एंगल है, टेट्राहेड्रल एंगल 109 पॉइंट समथिंग है, उसको कम कर देता है। वो घट करके कितना आ जाता है? 104 पॉइंट समथिंग आ जाता है, 104.5 आ जाता है, 104.5 आ जाता है। ठीक है, अब जो है ये तो लोन पेयर है, इसका बॉन्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हट गया। हट गया तो कैसा दिख रहा है आपको? इन्वर्टेड वी शेप दिख रहा है ना, इन्वर्टेड विक्ट्री साइन। इसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर शेप, एंगुलर शेप भी बोलते हैं, और इन्वर्टेड वी शेप भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका एंगुलर शेप हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर। टेट्राहेड्रल से एंगुलर शेप में डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो फर्स्ट ये आंसर हो गया पहला का। दूसरे में बोलता है कि ये जो ग्रुप 16 में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे टॉप टू बॉटम की तरफ, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल ये डिक्रीज होता है। ये अभी 104.5 है, H2S केस में 92.1 हो जाएगा, H2SE में 91 हो जाएगा, H2O में 90 हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल घटते जा रहा है। बॉन्ड एंगल क्यों घटते जा रहा है? बॉन्ड एंगल क्यों घटते जा रहा है? जैसे ये है तो ये है वी शेप है, तो एक तो ये दोनों है बॉन्ड एंगल। उसके बाद जो है ये बॉन्डिंग पेयर हुआ, ये बॉन्डिंग पेयर हुआ। ये जो बॉन्डिंग पेयर है, अब जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे तो एक तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, तो इसलिए साइज ऑफ एटम जब बढ़ेगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जो है कम हो जाएगा, तो नज़दीक आ जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब घटेगा, जैसे H2SE है। अब दूसरा हम लेते हैं, दूसरा जो है, ठीक है, तो ये हुआ। तो अगर इसमें ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो इसमें थोड़ा सा दूर चला जाएगा ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थोड़ा सा सेंट्रल एटम से दूर चला जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के चलते जो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे दूर चला गया। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर चला गया तो रिपल्सन कम हो जाएगा। तो जब रिपल्सन कम होगा तो एंगल जो है घट जाएगा ना, ये दोनों नज़दीक आ जाएगा, ये नज़दीक आ जाएगा, ये नज़दीक आ जाएगा। उसी तरह इससे जब इसमें जाएंगे, ठीक है, तो और जो है दूर चला जाएगा। अब जैसे सेलेनियम और जो है ये दूर चला जाएगा,
ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और भी दूर चला जाए, जो बॉन्डिंग पेयर है और भी जो है सेंट्रल एटम से दूर चला जाए। सेंट्रल जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, जो बॉन्डिंग पेयर्स है वो सेंट्रल एटम से दूर जाता है। तो सेंट्रल एटम से जैसे ही दूर जाता है तो इलेक्ट्रॉन के बीच, बॉन्डिंग पेयर के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, रिपल्सन कम हो जाता है, तो बॉन्ड जो है नज़दीक आ जाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल घट जाता है। और एटॉमिक साइज बढ़ने के चलते भी बॉन्डिंग पेयर दूर में चला जाता है जो है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, इसके कारण भी जो है वो बॉन्डिंग पेयर दूर चला जाता है। जब बॉन्डिंग पेयर दूर चला जाएगा तो उसके बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा, जब रिपल्सन कम हो जाएगा तो बॉन्ड जो है नज़दीक आ जाएगा, बॉन्ड नज़दीक आ जाएगा तो एंगल जो है घट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब ग्रुप 16 में हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो हाइड्राइड का जो बॉन्ड एंगल है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ग्रुप 16 एलिमेंट के थर्मल हाइड्राइड का। ठीक है, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेज फ्रॉम H2O टू H22। ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स का हाइड्राइड का जो थर्मल स्टेबिलिटी है जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो उसका डिक्रीज करता है। उसका मेन रीज़न क्या है, जब टॉप टू बॉटम आते हैं जो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये सब का एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। एटॉमिक साइज के बढ़ने से क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। बॉन्ड लेंथ जब बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है। इसका रीज़न क्या हो गया कि बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जितना लंबा डंडा रहता है उतना आसानी से हम तोड़ते हैं, जितना डंडा छोटा रहता है उसको तोड़ने में दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है सेंट्रल एटम का इंक्रीज करता है ग्रुप 16 एलिमेंट का टॉप टू बॉटम जाने से ग्रुप 16 में। तो जब बॉन्ड लेंथ, तो इसके चूँकि साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज घट गया, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उससे दूर रहता है, तो उसके चलते बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से क्या हुआ, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया, और बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया मतलब जो है आयनाइजेशन, जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो कम हो गया, तो कम बॉन्ड इंथैल्पी लगा तो आसानी से तोड़ेंगे। इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी जो है घटते जा रहा है। टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड में तो जो है थर्मल स्टेबिलिटी उसका घटेगा। ठीक है, मेन रीज़न क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ जब डिक्रीज कर गया तो आयनाइजेशन, ये बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम हो गया, कम एनर्जी में ही बॉन्ड स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर, है ना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब ऐसा एजेंट जो हाइड्रोजन सप्लाई करे, क्योंकि किसी को रिड्यूस करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोजन। किसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और कोई एक एजेंट ऐसा है जो आसानी से हाइड्रोजन सप्लाई करे तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कोई एजेंट ऐसा है जो बहुत डिफ़िकल्टी से हाइड्रोजन सप्लाई करे तो बैड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो जब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी घट रहा है, पहले से देख रहे हैं थर्मल स्टेबिलिटी घट रहा है, यानी कम एनर्जी में उसका बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा जल्दी, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ घटता जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम लगेगा, जिसके कारण बॉन्ड अच्छे से जल्दी स्प्लिट होगा जब टॉप टू बॉटम जाएंगे, और बॉन्ड जल्दी स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जल्दी वो हाइड्रोजन रिलीज किया, आसानी से हाइड्रोजन रिलीज किया,
यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर उसका इंक्रीज कर गया, इसलिए टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करने से बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी डिक्रीज करेगा, जिसके चलते कम एनर्जी में ही बॉन्ड स्प्लिट करेगा और आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे ईजीनेस जो है, ईज विथ विच इट रिलीजेज हाइड्रोजन इट बिकम वेरी ईजियर, है ना। हाइड्रोजन बहुत आसानी से रिलीज करेगा, जिसके चलते इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ गया, क्योंकि जो हाइड्रोजन रिलीज करता है उसी के पास तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है। तो टॉप टू बॉटम जो है हाइड्रोजन रिलीज करने का कैपेसिटी जो है बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो जिसके चलते इसका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो बढ़ गया, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज करने का कैपेबिलिटी इसका बढ़ गया जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। ओके, अब तीसरा हम लोग देखते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या हुआ? पानी में डालने के बाद ये H+ देगा रे। एसिडिक कैरेक्टर तभी होगा ना, पानी में जाने के बाद H+ आयन कौन जल्दी देगा? तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा वही ना जल्दी बॉन्ड टूट के H+ आयन दे देगा। तो यहाँ पर भी थर्मल स्टेबिलिटी ही काम देगा, इसीलिए बोलता है कि एसिडिक नेचर भी बढ़ जाता है टॉप टू बॉटम। जैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ाता है उसी तरह से एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या हो? जो H+ आयन रिलीज करे। तो जैसे जैसे ग्रुप 16 एलिमेंट में हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो उसका जो हाइड्राइड है आसानी से हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा जब हम इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में। इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ घट रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घट रहा है, इसका थर्मल स्टेबिलिटी घट रहा है। जब थर्मल स्टेबिलिटी घट गया तो बहुत आसानी से बॉन्ड टूटेगा और इसलिए H+ वो आसानी से रिलीज करेगा, और जब H+ आयन आसानी से रिलीज करेगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इसलिए टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आ रहे हैं H+ आयन रिलीज करने का कैपेसिटी इंक्रीज करते जा रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि एसिडिक नेचर जो होता है ग्रुप 16 हाइड्राइड्स का जो है इंक्रीज करता है, वाटर से बढ़ते जाएंगे सारे हाइड्राइड का, ठीक है, H2O H2S, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा ये चीज़ एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। तो लास्ट हम लोग क्या पता है? एसिडिक नेचर जो कि इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम, क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करने से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने से थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होने से बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम हो गया, और जिसके चलते ये H+ आयन रिलीज जो है स्लोली जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे आसानी से रिलीज करेगा, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। ओके, हैव अ नाइस डे।